गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है नर्वस सिस्टम के तीसरे वीडियो लेक्चर में। हम लोग दो वीडियो लेक्चर नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ लिए हैं। आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे वो नर्वस टिश्यू के बारे में। एनसीईआरटी में विशेषकर ये नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चंस नीट में यहाँ से पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में कि नर्वस टिश्यू में कितने तरह के सेल्स होते हैं, किस सेल्स का क्या फंक्शन होता है। ये सारे चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो नर्वस टिश्यू का जब भी बात होता है, जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार का टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू होता है, इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है। कई प्रकार का टिश्यू होता है जो टिश्यू एक चैप्टर्स में ही जो हम लोग पढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू में जब भी बात किया जाएगा तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या होता है। तो नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो इक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। नर्वस टिश्यू इक्टोडर्मल इन ओरिजिन का कहने का क्या मतलब, जैसे थ्री जर्मिनल लेयर जो होता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, इसी तीनों जर्मिनल लेयर से हमारे शरीर के डिफरेंट तरह के ऑर्गन बनता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान। बच्चे का जब डेवलपमेंट माँ के गर्भ में हो रहा होता है, आप पढ़े होइएगा कि स्पर्म ओवम फर्टिलाइज करता है तो जायगोट बनता है, जायगोट डेवलप करके आगे इम्ब्रायो वगैरह सब बनाता है। तो उसी इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान तीन जर्मिनल लेयर बनता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। अलग अलग जर्मिनल लेयर से अलग अलग तरह के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे अगर मेजोडर्म की बात करें तो मेजोडर्म से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, ये सब बना होता है। इंडोडर्म की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जितने भी सिस्टम चीज होते हैं वो बना होता है। और इक्टोडर्म से जो होता है बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। हमारा या किसी भी एनिमल का जो नर्वस सिस्टम होता है वो इक्टोडर्म से बना होता है। इसीलिए इसीलिए नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन हुआ वो कैसा हुआ, इक्टोडर्मल ओरिजिन। अब ये नर्वस टिश्यू होता है, इसमें चार प्रकार के सेल्स होते हैं। नर्वस टिश्यू में कितने प्रकार के सेल होते हैं, चार प्रकार के सेल, मतलब चार तरह के सेल मिलकर के बनाता है नर्वस टिश्यू। उसमें पहला सेल जिसके बारे में सब जानता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। पहला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल। तो पहला है क्या, न्यूरॉन या नर्व सेल। दूसरा होता है न्यूरोग्लाया सेल। दूसरा क्या होता है, न्यूरोग्लाया सेल। और तीसरा आता है न्यूरो सिक्योरिटी सेल या इसी को सिक्योरिटी सेल भी बोलते हैं। और चौथा होता है इपिंडाइमल सेल। तो सबसे पहला जो बात आपको ध्यान रखना है वो ये कि नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। नर्वस टिश्यू चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहला जो है देख लीजिए यहाँ पे, नर्व सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इसी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है, न्यूरॉन के बारे में ही। दूसरा जो सेल होता है वो है न्यूरोग्लाया सेल। तीसरा जो होता है वो होता है न्यूरो सिक्योरिटी सेल। और चौथा जो होता है अंतिम इपिंडाइमल सेल। न्यूरॉन के बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही है, तो इन तीन सेल के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे न्यूरॉन के बारे में। इसके बाद जो होता है डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन का जनरल जो होता है मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सेल है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूरोग्लाया सेल के बारे में, या इसको सिंपली ग्लाया सेल भी कहते हैं। सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा कि टोटल नर्वस टिश्यू का ये जो सेल होता है 50% होता है। इट इज द 50% ऑफ द टोटल नर्वस टिश्यू। टोटल नर्वस टिश्यू का ये क्या होता है, 50% होता है। ठीक। अब ये जो होता है न्यूरोग्लाया सेल, इसके रिगार्डिंग दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि ये डिवाइडिंग सेल होता है। न्यूरॉन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, आपको पता भी होगा कि न्यूरॉन जो होता है या नर्व सेल जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग होता है, ये डिवाइड नहीं करता है। जितना लेकर के हम पैदा होते हैं उससे कम धीरे धीरे होता है, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये डिवाइड इसलिए नहीं कर पाता है। ये जो तंत्रिका कोशिका होता है न्यूरॉन, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। और बिना सेंट्रियोल का कोई भी एनिमल से डिवाइड नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो सेल है न्यूरोग्लाया सेल डिवाइडिंग सेल होता है। अब यहाँ पर क्या है
ये जो न्यूरोग्लिया सेल होता है ये सीएनएस में अलग होता है और पीएनएस में अलग होता है। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत डिफरेंट तरह के जो एसोसिएटेड नर्व फाइबर आता है जो सीएनएस से निकलता है। बात करेंगे हम लोग आगे भी। तो सीएनएस जो होता है इसमें न्यूरोग्लिया सेल जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला पहला को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा को कहते हैं ओलिगोडेंड्राइट, और तीसरा को कहते हैं माइक्रोग्लाया। तो इसमें सबसे पहले एस्ट्रोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो होता है सीएनएस में जो न्यूरोग्लिया सेल है, इसको कहा जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ध्यान रखिएगा, इसको BBB कहा जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों कहा जाता है ये भी जरा बात करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में खास करके कुछ ऐसे ऑर्गन है जहां पर डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। वो इनडायरेक्ट रूप से ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो जरूरत का चीज होता है, वो वहां तक पहुंचता है। जैसे हमारा टेस्टिस या फीमेल में ओवरी है और ब्रेन, ये सब जो ऑर्गन है यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड उस ऑर्गन के कांटेक्ट में एक तरह से नहीं रहता। उसके बगल से तो होता है, पास होता है, लेकिन उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है उस ब्लड में बहुत सारे अनवांटेड पदार्थ भी, अननेसेसरी के पदार्थ भी या वेस्ट प्रोडक्ट भी ट्रेवल कर रहा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जरूरत का सामग्री है ये भी ब्लड में सर्कुलेट होता है, और जितने भी और जरूरत का भी पदार्थ होता है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, वो भी ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो इसलिए ब्लड में दोनों तरह के पदार्थ हैं। इसलिए ब्लड ऐसे जगह पर अगर गया जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होता है जहां पर ब्लड से जरूरत के सामग्री को ले लिया जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे जैसे हमारा ये न्यूरॉन है, तो ये जो न्यूरॉन इस तरह से रहता है। जैसे अगर इस तरह से बनाए, ये न्यूरॉन है मान लीजिए, और इसी के इर्द गिर्द ये एस्ट्रोसाइट्स वगैरह सब बगल में रहता है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए ब्लड का सप्लाई इधर से गया है, तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पर आता है, ब्लड के पास में चिपक जाता है, और जितने भी जरूरत का सामग्री होता है वो लेकर के और फिर इस न्यूरॉन को आकर के दे देता है। फिर न्यूरॉन से जो अनवांटेड पदार्थ होता है उसको लेकर के फिर इस ब्लड में डाल देता है। ये एक तरह के मिडिल मैन का काम करता है। इट इज एक्ट एज मिडिल मैन, मिडिल मैन की तरह काम करता है। तो इसलिए इसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोग्लिया सेल इन द सीएनएस एक्ट एज ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। तो जवाब होगा एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा जो सेल है न्यूरोग्लिया सेल, वो है ओलिगोडेंड्राइट। ओलिगोडेंड्राइट जो होता है ना, ये ऐसा न्यूरोग्लिया सेल वो है जो सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ बनाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओलिगोडेंड्राइट एक ऐसा न्यूरोग्लिया सेल है, ये बनाता है माइलिन शीथ इन द सीएनएस। सीएनएस का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2017 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि माइलिन शीथ कौन बनाता है, ये जैसे ही बोला जाता है इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में हम लोग का आता है श्वान सेल। श्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है। बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं कि श्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है। लेकिन कहाँ श्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है, लेकिन सीएनएस में नहीं, पीएनएस पे बनाता है। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, पीएनएस पे बनाता है श्वान सेल माइलिन शीथ। लेकिन आपको कोई क्वेश्चन ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स फॉर्म माइलिन शीथ इन द ब्रेन, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में दे दिया रहे कई सारे सेल रहे, उस श्वान सेल भी रहेगा, ओलिगोडेंड्राइट भी रहेगा, तो आप क्या लगेगा? ठीक, ओलिगोडेंड्राइट। क्योंकि ब्रेन कह रहा है, अब ब्रेन किसका पार्ट है? सीएनएस का। और सीएनएस में कौन बनाता है माइलिन शीथ? ओलिगोडेंड्राइट। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरा जो सेल है न्यूरोग्लाया, वो है माइक्रोग्लाया सेल। ये जो माइक्रोग्लाया होता है ये एक तरह का फेगोसाइटिक सेल्स होता है सीएनएस के अंदर में। फेगोसाइटिक सेल्स किसको कहते हैं? ये फेगोसाइटिक सेल्स वैसा सेल्स होता है जो सॉलिड हार्मफुल मटेरियल को इनगल्फ करके उसको इंट्रासेल्युलरली डाइजेस्ट कर देता है। मतलब वैसा सेल जो हार्मफुल मटेरियल को क्या कर देता है? इनगल्फ कर देता है, निगल लेता है, उसको खत्म कर देता है, उसको पचा देता है, उसको मार देता है।
ये इस तरह का जो सेल होता है फेगोसाइटिक सेल हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन में होते हैं, किडनी में होता है, लीवर में होता है, ब्रेन में होता है, बोन में होता है। मतलब हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होता है उसको कहते हैं क्या, या सीएनएस के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोग्लाइ। ध्यान रहेगा। अब पीएनएस में जो होता है, पीएनएस के बारे में बात करते हैं, पीएनएस में जो न्यूरोग्लाया होता है वो दो होता है। एक को कहते हैं स्वान सेल और दूसरा को क्या कहते हैं, सैटेलाइट सेल। स्वान सेल के बारे में आपको पता भी होगा, स्वान सेल जो होता है ना इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये न्यूरो लेमोसाइट। तो न्यूरोलेमोसाइट भी कहते हैं, बहुत पॉपुलर नाम ये नहीं है, स्वान सेल पॉपुलर है, तो आप स्वान सेल ही ध्यान रखिएगा। स्वान सेल फॉर्म माइलिन सिट, ये भी माइलिन सिट बनाता है, लेकिन कहाँ, पीएनएस में, ये बात ध्यान रखिएगा। और सेटेलाइट सेल दूसरा जो है पीएनएस में, ये क्या है, ये फेगोसाइटिक सेल है। तो फेगोसाइटिक सेल कौन है, ये सेटेलाइट सेल पीएनएस में, और माइक्रोग्लाया फेगोसाइटिक सेल है किसमें, सीएनएस, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल हम आपको बता दिए न्यूरोग्लाया सेल जो है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूरोग्लाया सेल सीएनएस में तीन तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट और माइक्रोग्लाया। एस्ट्रोसाइट्स ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है, ओलिगोडेंड्राइट माइलिन शीट बनाता है सीएनएस में, और माइक्रोग्लाया जो होता है ये फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करता है सीएनएस में। स्वान सेल माइलिन शीट बनाता है पीएनएस में, और सेटेलाइट सेल फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करता है पीएनएस में। हो गया न्यूरोग्लाया सेल रिगार्डिंग, इतना बात आप ध्यान रखिए। अब तीसरा जो सेल है न्यूरो सिक्रेटरी सेल, या सिंपली इसको सिक्रेटरी सेल कहते हैं। ये जो सेल होता है ये पाया जाता है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। तो क्या आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो ये जान लीजिए कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसके ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, बिकॉज दे कंट्रोल और इंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे शरीर के जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, या और भी जो भी ग्लैंड है, तो जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है इसके सिक्रीशन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसके नीचे होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है कंट्रोलिंग हार्मोन, और दे कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस के नीचे, इसके सिक्रीशन एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, इसके सिक्रीशन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पढ़िएगा इंडोक्राइन सिस्टम में, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे आएगा तो हम लोग पढ़ाएंगे हम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और यह हाइपोथैलेमस के इंटीरियर लोब में आता है, और फिर वहां से वो अपने प्रभाव दिखाता है कि कितना हार्मोन किस तरह से पिट्यूटरी से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। बात करेंगे इसके बारे में जब चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, और दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ द मास्टर। ये बाप का बाप है, ध्यान रखिएगा। तो ये हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है रिलीजिंग, ये कौन निकालता है, कौन सा सेल निकालता है, यही न्यूरो सिक्रेटरी सेल निकालता है। ये भी यही बात आपको ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ये कौन निकालता है, कौन सा सेल, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। ठीक, बस। और चौथा जो सेल है वो क्या है, इपिंडेमल सेल। चौथा सेल कौन है, इपिंडेमल सेल। ये इपिंडेमल सेल जो होता है ना, एक प्रकार का सिलिएटेड सेल होता है। क्या होता है, सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड सेल का मतलब, ये सेल, इस सिलिएटेड सेल का मतलब जैसे ये देखिए, एक हम बना रहे हैं सेल, देखिए ये, जैसे ये इस पर सेल का है ना, ये जैसे ये भी एक सेल हम बना रहे हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं। देखिए, तो इस पर हम्म, अब इस पर इस तरह का छोटे छोटे निकला हुआ सिलिया है, देख लीजिए। इस पर हम थोड़ा सिलिया बना रहे हैं, इस पर कोई एक से भी ज्यादा भी हो सकता है। इस तरह से निकला हुआ है हेयर जैसा, इस पर नहीं है। ये जो सेल है इसको बोलते हैं सिलिएटेड, इसको बोलेंगे नॉन सिलिएटेड, क्योंकि इसके सरफेस पर सिलिया नहीं है।
तो ये जो इपिडेर्मल सेल होता है, पहला बात ये याद रखिएगा कि ये एक सिलिएटेड सेल होता है, सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। क्वेश्चन होता है रहता कहाँ है, ये क्या है, लाइनिंग द सीएनएस। मतलब जो सीएनएस होता है ना, इसके वेंट्रिकल को या इसके जो अंदर जो कैनाल होता है उसको लाइन करता है। जैसे हम, आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो याद रखिए कि ब्रेन जो होता है उसमें कई सारे वेंट्रिकल्स होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में भी कैनाल होता है। जैसे ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, और ये नीचे वाला क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ब्रेन है और नीचे वाला क्या है, इसका स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, इसकी ब्रेन के अंदर में कैविटी होता है, इसी कैविटी को लाइन किया रहता है इस तरह से सेल, इस तरह से लाइन किया रहता है सेल, इस तरह से लाइन किया, और इस पर निकला हुआ सिलिया रहता है, इस पर निकला हुआ क्या रहता है, सिलिया। इधर भी इसको लाइन किया रहता है, इस पर निकला हुआ सिलिया रहता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि इपिंडाइमल सेल क्या है, एक प्रकार का सिलिएटेड सेल है। दे लाइनिंग द वेंट्रिकल या सेंट्रल कैनाल ऑफ द सीएनएस। सीएनएस में जो वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का जो कैनाल होता है उसको, तो उसको लाइन किया रहता है। लाइन करने का मतलब, जैसे जैसे ये देखिए, ये इस तरह से है ना, ये कॉपी है, इसको ये है, इसके अंदर में ये जो कैविटी है ये वाला, इस कैविटी को, ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी को अंदर से लाइन किया जाता है इस तरह से। हम आपको थोड़ा बढ़िया से बताते हैं। देखिए, जैसे ये है, ये देख रहे कॉपी है, ये इसको इस तरह से कर दिए। अब इसमें जरा देखिए, इसमें एक कैविटी है, ये वाला, इस कैविटी को लाइन किया रहता है, ये वाला जो कैविटी है इसको लाइन किया रहता है, ये लाइन किया रहता है, इस कैविटी को लाइन किया रहता है अंदर से पूरा, और उसमें सिलिया निकला रहता है छोटे छोटे। तो इसलिए इसको कहते हैं सीरिएटेड इपिथेलियम। एपिथेलियल सेल को क्या कहते हैं हम लोग, सीरिएटेड इपिथेलियल सेल। ठीक है, तो ये बात इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हाँ, तो नर्वस टिश्यू में इस तीन सेल के बारे में यहाँ पर जिक्र करना था। तीनों सेल के बारे में हमने जिक्र कर दिया, जो जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखना है आपको। अब डिटेल जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन के बारे में यहाँ से हम डिटेल करना शुरू करते हैं कि न्यूरॉन के बारे में, जो भी न्यूरॉन पर ही मतलब समझिए कि पूरा चैप्टर आधारित है, तो न्यूरॉन के बारे में यहाँ से डिटेल हम शुरू करेंगे। तो थोड़ा इसका न्यूरॉन का जनरल इंट्रोडक्शन अभी इस वीडियो सेशन में देख लेते हैं, बाकी डिटेल अगले जो वीडियो सेशन बनाएंगे हम लोग, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो लेक्चर, तो इसलिए थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं न्यूरॉन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, डिटेल में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन के बारे में जरा देखिए क्या लिखा है। पहला बात तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन को नर्व सेल या नर्व फाइबर भी कहते हैं। तीन नाम है न्यूरॉन का, जिसको हिंदी में आप लोग तंत्रिका कोशिका पढ़े हुएगा। तो इसको न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं और नर्व फाइबर भी कहते हैं। सबसे पहला बात न्यूरॉन के रिगार्डिंग ये ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक मतलब इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, अब क्रियात्मक एक फंक्शन भी करता है। तो ये पहला बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एक्ट एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो जवाब दीजिएगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन या नर्व सेल, जो भी ऑप्शन बनेगा। दूसरा बात ध्यान रखना है न्यूरॉन के रिगार्डिंग, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे शरीर में। आठ लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो होता है हमारे शरीर में सबसे लंबे सेल ये होता है, कौन, न्यूरॉन। तीसरा जो बात ध्यान रखना है कि ये जो न्यूरॉन होता है इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रियोल के बारे में आप पढ़िएगा, सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो नेवर डिवाइड, ये कभी डिवाइड नहीं करता है। नॉट जनरेटेड, जनरेट नहीं होता, नॉट कल्चर्ड। तो इसमें सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण ये डिवाइड भी नहीं करता है, रीजनरेट भी नहीं करता है, और इसका कल्चर भी नहीं किया जा सकता। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से जो चीजें हैं वो है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। ठीक है,
इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, तो इसको यहाँ से हम लोग अगले वीडियो लेक्चर बढ़ा देंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन या नर्व सेल के में कितने पार्ट होते हैं, इसका कौन पार्ट का क्या रोल है, किस तरह से कौन, किसका स्ट्रक्चर कैसा है नहीं है, इसके बारे में यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हमारा वीडियो लेक्चर अगर आप लोग को पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह से बीच बीच में हम वीडियो लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो हर चैप्टर के रिगार्डिंग। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।